वेलकम सेवेंथ क्लास। देखिए लास्ट लास्ट लेक्चर में हमने देखा था न्यूट्रिशन इन प्लांट्स पढ़ रहे थे, जिसके अंदर हमने देखा हेटेरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन इन प्लांट्स, जिसमें आपको पैरासाइट्स के बारे में बताया, इंसेक्टिवोरस प्लांट्स के बारे में बताया, इनके एग्जाम्पल आपको बताए गए थे। ठीक है, एक ये आपको फूड चेन बताया गया जिसके अंदर फ्लो ऑफ एनर्जी कैसे होगा, सन इज़ द अल्टीमेट सोर्स ऑफ एनर्जी, इस तरह से आपको सारा इसके बारे में डिस्क्राइब किया गया था। ठीक है, अब नेक्स्ट आगे चलते हैं। न्यूट्रिशन इन प्लांट्स में ही न्यूट्रिशन इन प्लांट्स के अंदर आपका जो ये टॉपिक मैंने स्टार्ट किया था हेटेरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन इन प्लांट्स, इसी में ही आगे है हेटेरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन इन प्लांट्स। इट मीन्स द प्लांट्स विच ड्राइव देयर फूड फ्रॉम अदर प्लांट्स और अदर बॉडी। ओके, तो इसी के अंदर पैरासाइट्स से, इंसेक्टिवोरस प्लांट्स से, इसी के अंदर आपका नेक्स्ट आता है सेप्रोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। ठीक है, सेप्रोट्रॉप्स और सेप्रोफाइट्स। Some non-green plants live on dead and decaying plants and animals and derive their food from them. ठीक है, जो नॉन ग्रीन प्लांट्स होते हैं कुछ, वो क्या करते हैं, डेड एंड डिकेइंग प्लांट्स के ऊपर एक तरह से अपनी फॉर्मेशन बनाते हैं और वहाँ से अपना फूड ड्राइव करते हैं। एग्जाम्पल्स आर मशरूम्स एंड फंगी एंड बैक्टीरिया। दे secretes digestive juices on the dead and decaying matter. This converts the solid matter into liquid. They then absorb the nutrients from this liquid. This method of getting nutrients from dead and decaying matter in the form of liquid is known as सेप्रोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। ठीक है, ये आपका सेप्रोट्रॉपिक न्यूट्रिशन में आता है। क्या होता है, जो कोई ऑब्जेक्ट जो गलने या सड़ने लगती है, आप देखते हैं अपने आसपास, तो उसमें बैक्टीरिया और फंगस लगना शुरू हो जाता है। मशरूम भी इसके अंदर लग सकता है, इस तरह से आपने कहीं देखा होगा। तो वहाँ पर वो क्या करते हैं, उस ऑब्जेक्ट को डीके करना, मतलब उसको ख़त्म करना शुरू कर देते हैं। और क्या सिक्रीट करते हैं, सिक्रीट डाइजेस्टिव जूसेस। उसको ख़त्म करने के लिए, डेड ऑब्जेक्ट को उसको गलाने के लिए कुछ जूसेस सिक्रीट करते हैं और वहीं से अपना न्यूट्रिएंट लेते हैं। इस तरह के न्यूट्रिएंट को क्या बोला जाता है, सेप्रोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। ठीक है, fungi and bacteria that use this mode of nutrition are known as saprotrophs or saprophytes. ठीक है, फंगी एंड बैक्टीरिया एग्जाम्पल है सेप्रोट्रॉपिक न्यूट्रिशन एब्जॉर्ब करने वाले, और इनको सेप्रोट्रॉप्स और सेप्रोफाइट्स बोला जाता है। स्पोर्स ऑफ फंगी आर ऑलवेज फ्लोटिंग अराउंड द एयर। होता क्या है, जो फंगी होता है वो एयर में प्रेजेंट होता है एवरीवेयर, बट वो कहाँ पर जर्मिनेट करता है, दे स्टार्ट जर्मिनेटिंग व्हेन दे लैंड ऑन वेट एंड वार्म थिंग्स। मतलब उनकी फेवरेबल जो कंडीशन उनको जहाँ दिखती है वहाँ पर वो लैंड करके वहाँ पर जर्मिनेट करना स्टार्ट कर देते हैं। जर्मिनेट मतलब उगना। फंगी ग्रो ऑन शूज, क्लॉथ्स, पिकल्स एंड अदर आर्टिकल्स इन वार्म एंड ह्यूमिड वेदर। आप लोगों ने देखा होगा कि बरसात के मौसम में जो कुछ आप देख सकते हैं लेदर की ऑब्जेक्ट्स होती है, शूज, बेल्ट, इस तरह से, या बैग्स, उनके ऊपर कुछ वाइट कलर का फंगस आ जाता है। वो क्यों आ जाता है, क्योंकि एयर के अंदर उस टाइम पे ह्यूमिड हो जाता है, टेम्परेचर थोड़ा ऐसा होता है, तो वो उनके लिए फेवरेबल होता है फंगस को जर्मिनेट करने के लिए। ठीक है, यहाँ बोला गया है कि कंपेयर अ मशरूम विद अ ग्रीन प्लांट। मशरूम को एक ग्रीन प्लांट से कंपेयर करना है। ठीक है, व्हाट डिफरेंस एंड सिमिलरिटीज डू यू फाइंड। मशरूम एंड ग्रीन प्लांट्स में क्या कंपैरिजन है, ग्रीन प्लांट्स में क्लोरोफिल होता है, मशरूम में क्लोरोफिल प्रेजेंट नहीं होता। ओके, एंड मशरूम गेट देयर फूड and nutrition from a dead body but green plant make their own food। ठीक है, इस तरह से है, और दोनों ही ये भी एक तरह का प्लांट है, ये सिमिलरिटी है, दोनों ही प्लांट है। ठीक है, एक्सपेरिमेंटल इन्वेस्टिगेशन में क्या है, टू ग्रो फंगी। फंगी को कैसे ग्रो कराया जाता है कि एक्सपेरिमेंट से दिखाया गया है, इस तरह से फंगस ग्रो करता है। जैसे कि देखा जाता है कुछ दिन तक अगर ब्रेड घर में रखा रहे, उसका हम यूज़ ना करें, तो उस पर भी फंगी आ जाती है, फंगस आ जाता है। और जैसे कि घर में हम चपाती खाते हैं, रोटी, उसको भी अगर कुछ दिन तक हम किसी बॉक्स में पैक करके रख दें, तो ह्यूमिडिटी के कारण उसके अंदर भी डिके होना स्टार्ट हो जाता है उसका, और उस पर भी फंगस जर्मिनेट कर जाता है। ठीक है, तो यहाँ एक एक्टिविटी दिखाई गई है, टेक अ स्लाइस ऑफ ब्रेड, स्प्रिंकल सम वाटर ऑन इट एंड लीव इट इन मॉइस्ट प्लेस फॉर 2 to 3 days। ठीक है, एक स्लाइस ऑफ ब्रेड लेना है आपको, एक ब्रेड का पीस, और उसके ऊपर स्प्रिंकल मीन्स होता है पानी छिड़क देना। ठीक है, स्प्रिंकल सम वाटर एंड लीव इट फॉर 2 to 3 days, उसको 2-3 दिन के लिए रख देना है आपको। ऑब्जर्व विद अ मैग्नीफाइंग ग्लास। अब मैग्नीफाइंग ग्लास से जब देखेंगे, यू कैन सी
वाइट, ग्रीन और ब्राउन पैचेज एंड थ्रेड लाइक ग्रोथ ऑन द ब्रेड, इस तरह का आपको दिखाई देता है। बट उसको माइक्रोस्कोप से देखेंगे तो ये एक्चुअल में ये है, ठीक है, स्पोर्स फंगी ग्रोइंग ऑन ब्रेड। In another mode of nutrition, two different kinds of organism work together for their mutual benefit. अब एक और टाइप का होता है न्यूट्रिशन, क्या होता है उसके अंदर आपका, प्लांट्स के अंदर ही, कि दो ऑर्गेनिज्म आपस में मिलकर एक दूसरे को हेल्प करते हैं फॉर देयर फूड, ठीक है। कुछ काम मैं करता हूँ, कुछ काम आप करो, इस तरह से दो ऑर्गेनिजम्स मिलके काम करते हैं, जिसका एग्जांपल है, फॉर एग्जांपल एल्गा विच इज एन ऑटोट्रोफ। एल्गा ऑटोट्रोफ होता है जो, जिसको काई बोला जाता है, जो पॉन्ड वगैरह में काई उग जाती है पानी के अंदर, उसको एल्गा बोलते हैं इंग्लिश में, और वो ऑटोट्रोफ है क्योंकि उसमें क्लोरोफिल प्रेजेंट है। एंड फंगी विच इज सेप्रोफाइट, ठीक है। अब ये क्या है, फंगी, फंगी उग जाता है जहाँ डेड एंड डिकेइंग, वो सेप्रोफाइट है। एक ऑटोट्रोफ है और एक सेप्रोफाइट है, मिलके क्या बना देते हैं, लीव टुगेदर इन लीचन, ठीक है ना। द फंगस सप्लाइज वाटर, ठीक है, फंगस क्या सप्लाई करता है, वाटर एंड मिनरल टू द सेल ऑफ एल्गा। एल्गा को वो मिनरल्स एंड वाटर देता है क्योंकि एल्गा के पास क्लोरोफिल है, वाइल द एल्गा सप्लाइड फूड टू द फंगस, और एल्गा फूड प्रिपेयर करके फंगस को सप्लाई करता है। सच अ म्यूचुअली बेनिफिशियल रिलेशनशिप इज कॉल्ड सिम्बायोसिस। तो इस तरह से जब दो ऑर्गेनिज्म मिलके अपना फूड प्रिपेयर करते हैं तो उसको सिम्बायोसिस बोला जाता है, ठीक है। ये लीचन है जिसको काई बोलते हैं हम, इस तरह से उग जाता है ये स्ट्रक्चर, जहाँ पर बरसात के टाइम पे आप दीवारों के आसपास देख सकते हैं, ठीक है, और बाकी पॉन्ड वगैरह के अंदर भी ये होता है। रिप्लेसिंग न्यूट्रिएंट्स इन द सॉइल, क्या होता है कि जब हम बार बार सॉइल का यूज करते हैं तो जो सॉइल के न्यूट्रिएंट्स होते हैं खत्म होना स्टार्ट हो जाते हैं, उसके बारे में बताया गया है। प्लांट्स एब्जॉर्ब न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम द सॉइल, therefore the amount of nutrients in the soil goes on decreasing, ठीक है। जब हम एक फसल लगाते हैं, पेड़ पौधे लगाते हैं, तो वो कहाँ से मिनरल्स लेते हैं, न्यूट्रिएंट्स, सॉइल से। तो वहाँ पर सॉइल के जो मिनरल्स होते हैं, न्यूट्रिएंट्स होते हैं, वो डिक्रीज करना स्टार्ट कर देते हैं। इन अ फॉरेस्ट these nutrients get naturally replacing by decaying of dead plants and animals. However, on a farm these nutrients have to be added to the soil in the form of manure and fertilizers. ये कह रहे हैं कि फॉरेस्ट में क्या होता है, वहाँ पर तो न्यूट्रिएंट्स वापस से जो सॉइल होती है उसके अंदर मिक्स होते रहते हैं बराबर। कैसे होते रहते हैं, क्योंकि वहाँ पर एनिमल्स की डेड बॉडी वहीं डिके होती है, ठीक है, और जो प्लांट्स वगैरह होते हैं वो डिके होते हैं, लीव्स होते हैं वो सब डिके होते रहते हैं। और प्लांट्स जब डिके होते हैं, एनिमल्स की बॉडी जब मिक्स होती है सॉइल के साथ, तो उसके न्यूट्रिएंट्स बराबर मात्रा में पूरे होते रहते हैं वहीं से, ठीक है। बट फार्म का मतलब है जहाँ हम खेती वगैरह करते हैं, ठीक है, जहाँ खेती करते हैं, पेड़ पौधे लगे होते हैं, वहाँ पर ऐसा नहीं हो पाता है क्योंकि वहाँ की उसमें इतनी मात्रा में वापस से न्यूट्रिएंट नहीं मिलते हैं जितने की एब्जॉर्ब हो जाते हैं। तो वहाँ पर मैन्योर एंड फर्टिलाइजर्स को ऐड किया जाता है। These manures and fertilizers contain plant nutrients such as nitrogen, potassium and phosphorus. ये तीन नाम आपको अंडरलाइन करके ध्यान रखने हैं कि क्या होते हैं ये प्लांट न्यूट्रिएंट्स, नाइट्रोजन, पोटाशियम एंड फॉस्फोरस। A farmer knows which nutrients are crucial for which crops and adds manures and fertilizers accordingly. जो फार्मर होता है उसको पता होता है इस चीज़ का कि कौन सी फसल के लिए हमें कौन सा न्यूट्रिएंट की ज़रूरत होती है, वो उसी के अकॉर्डिंग यूज़ करते हैं। मोस्ट क्रॉप्स रिक्वायर अ लॉट ऑफ नाइट्रोजन टू मेक प्रोटीन, ठीक है, बहुत सारी फसल ऐसी होती है जिनमें नाइट्रोजन की ज़रूरत होती है और जिसमें प्रोटीन ज़्यादा मात्रा में होता है। जिन फसल में वहाँ पर हमें नाइट्रोजन की रिक्वायरमेंट ज़्यादा होती है, जैसे कि हमारी दाल होती हैं, दालें, ठीक है। आफ्टर द क्रॉप इज हार्वेस्टेड द सॉइल बिकम्स डेफिशिएंट इन नाइट्रोजन। अब एक तरह से फसल जब लग जाती है और उसकी कटाई हो जाती है तो न्यूट्रिएंट क्या हो जाते हैं वहाँ पर कम, तो नाइट्रोजन की कमी आ जाती है वहाँ पर। यू हैव ऑलरेडी रीड दैट बैक्टीरिया राइजोबियम, पढ़ा था ये हमने कि जो राइजोबियम बैक्टीरिया होता है सॉइल के अंदर, वो क्या काम करता है, जो एयर के अंदर नाइट्रोजन है उसको ब्रेक करके सॉइल में मिक्स करने का काम करता है। कैन टेक एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन एंड कन्वर्ट इट इनटू सोल्यूबल फॉर्म दैट प्लांट कैन एब्जॉर्ब। राइजोबियम कैन नॉट मेक इट्स ओन फूड, राइजोबियम अपना खाना खुद नहीं बना सकता है, फोटोसिंथेसिस नहीं होता है इसके अंदर। इट देयरफॉर लीव्स इन द रूट्स ऑफ लेग्यूमिनस प्लांट्स। लेग्यूमिनस प्लांट्स कौन से होते हैं, जिनके अंदर
प्रोटीन की मात्रा, नाइट्रोजन की मात्रा ज़्यादा होती है। लेग्यूमिनस प्लांट्स होते हैं जैसे कि दाल होती हैं और ये ग्राम, चने, पीस एंड मूंग, ठीक है, इनके अंदर ज़्यादा प्रोटीन की मात्रा होती है, इन्हें लेग्यूमिनस प्लांट्स बोला जाता है। लिख सकते हैं आप यहाँ पर, लेग्यूमिनस प्लांट्स होते हैं आपके जिनमें प्रोटीन की मात्रा ज़्यादा होती है, जैसे ग्राम, पीस एंड मूंग। वेयर इट गेट्स फूड एंड शेल्टर, ठीक है, तो लेग्यूमिनस प्लांट्स के रूट्स के अंदर रहता है राइजोबियम बैक्टीरिया। ये अच्छा बैक्टीरिया होता है जो हेल्प करता है एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को सेल्यूबल में कन्वर्ट करने के लिए। In turn it provides them with nitrogen. It thus has symbiotic relationship. एक तरह से क्या हो रहा है यहाँ पर, जो बैक्टीरिया है राइजोमियम बैक्टीरिया, उसको तो फूड मिल रहा है प्लांट से, और प्लांट को वहाँ से क्या मिल रहा है, नाइट्रोजन मिल रही है। तो यहाँ पर भी जो राइजोबियम और प्लांट के बीच में कैसा रिलेशनशिप हो गया, सिम्बायोटिक रिलेशनशिप विद लेग्यूमिनस प्लांट। वी गेट most of pulses from leguminous plant. Farmer know that they do not need to add nitrogenous fertilizer in the soil in which leguminous plants grows, ठीक है, जहाँ leguminous plants लगते हैं, जहाँ जिस सॉइल में, वहाँ पर नाइट्रोजन की मात्रा भरपूर हो जाती है सॉइल के अंदर, क्योंकि वहाँ पर लेग्यूमिनस प्लांट्स हैं, तो वहाँ पर राइजोमियम बैक्टीरिया प्रेजेंट है जो नाइट्रोजन को, एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को सॉइल के अंदर मिक्स करने का काम करता है, ठीक है। कुछ क्वेश्चन देखते हैं। A tiger does not eat plants, so it does not depend on plants for food. Is the statement true? Justify your answer. अब एक तरह से क्या बोला गया है, जो टाइगर होता है प्लांट नहीं खाता है, बट क्या वो प्लांट पे डिपेंड करता है कि नहीं करता है, वो आपको अपना आंसर में जस्टिफाई करना है। सो आई थिंक यू कैन आंसर इट, ठीक है। सोचिए कि करता है प्लांट पे डिपेंड या नहीं, तो टाइगर प्लांट पे डिपेंड करता है, बट इट डिपेंड्स इनडायरेक्टली, ओके। ऑल प्लांट्स आर ऑटोट्रोपिक, डू यू एग्री? क्या सभी प्लांट्स ऑटोट्रोपिक है, अपना फूड बना सकते हैं? नो, ऑल प्लांट्स आर नॉट ऑटोट्रोपिक, ओके। इन forest tree keeps taking nutrient from soil, therefore after some time the nutrient level will become so low that growth of tree will suffer. Do you agree? क्योंकि फॉरेस्ट के अंदर तो वापस से प्लांट्स का न्यूट्रिएंट्स तो लेते हैं, बट वापस से वो क्या मिक्स होता रहता है सॉइल के अंदर, डिकेइंग बॉडी ऑफ एनिमल्स एंड लीव्स ऑफ प्लांट एंड अदर थिंग्स, सो देयर द न्यूट्रिएंट इन द सॉइल get managed. Plants need nitrogen to make protein. Can they absorb nitrogen from atmosphere? ये भी पढ़ा है हमने, राइजोबियम हेल्प करता है इसमें। राइजोबियम बैक्टीरिया होता है जो एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को मिक्स करने का काम करता है सॉइल के अंदर, ठीक है। इस तरह से देखेंगे। और यहाँ आपको न्यूट्रिशन इन प्लांट्स का एक डायग्राम बताया गया है, जिसके अंदर ऑटोट्रोपिक न्यूट्रिशन एंड हेटेरोट्रोपिक न्यूट्रिशन, दो टाइप की न्यूट्रिशन होती है। अभी चैप्टर हमने यहीं से स्टार्ट किया, तो एक तरह से समरी है। ऑटोट्रोपिक न्यूट्रिशन में क्या रिक्वायर्ड होता है, क्लोरोफिल, सनलाइट एंड कार्बन डाइऑक्साइड। यहीं पर हेटेरोट्रोपिक न्यूट्रिशन में क्या हो जाता है, टेक्स प्लेस इन पैरासाइट्स, जिसमें अमरबेल का एग्जाम्पल है, इंसेक्टिवोरस पीचर प्लांट का एग्जाम्पल है, और सेप्रोफाइट्स अभी आज हमने पढ़े हैं, जिसमें क्या आएगा, फंगी एंड आपका फंगी एंड बैक्टीरिया समथिंग, यस, फंगी एंड बैक्टीरिया एंड मशरूम, ओके। तो इस तरह से आप इनके एग्जाम्पल ध्यान रखेंगे। आते हैं ये क्वेश्चन इस तरह से यहाँ से, ओके। थैंक यू 7th क्लास, मैं आपको इसकी नोट्स प्रोवाइड कर दूंगी। थैंक यू।